हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS एक्सप्लेन। आज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 11th NCERT कंप्यूटर साइंस का, उसकी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम लोग उसको सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बट फर्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर उसको नहीं देखी हैं या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट का, तो आप ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें कराए गए क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे पुराने वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है? देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। बट ऐसा कौन है सा सॉफ्टवेयर है? जैसा कि अब सॉफ्टवेयर में भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, हमने पुरानी वीडियोस में देखा है। बट अगर हम अभी मेनली बात करें तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 पार्ट होते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि इसको फंक्शनल बनाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर फंक्शनल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। द 2 प्राइमरी सर्विसेज provided by operating systems are process management. This involves managing processes which are programmed in execution. The OS allows, OS यहाँ पे operating system है, शॉर्ट में OS कहते हैं। The OS allows the resources such as CPU time, memory and peripheral devices to these processes, ensuring they run efficiently and without conflicts. तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट है। और उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, उसकी 4 सर्विसेज होती हैं, बट हम लोग यहाँ पे 2 ही पूछा गया है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, द OS मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी इंक्लूडिंग एलोकेटिंग द मेमोरी टू प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है उसको मेमोरी एलोकेट करना, फ्री मेमोरी जब इसकी ज़रूरत हो, या जब उस मेमोरी की ज़रूरत हो उसको फ्री करना, या फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो गई, जब हमने यूज़ कर लिया तो उसको फ्री कर देना। अगर आप किसी मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई करके रखोगे, तो ढेर सारे ब्लॉक ऐसे ऑक्यूपाई रहेंगे, तो जो हमारा नया प्रोसेस क्रिएट होगा वो रन करने के लिए जाएगा तो उसे मेमोरी की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेगा? वो उसका वेट करने लगेगा। तो इससे एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, उसमें फिर उसको वेट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम उसको फ्री करते हैं। तो फ्री करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होता है। एंड इंश्योरिंग दैट प्रोसेस डू नॉट इंटरफियर विथ ईच अदर्स मेमोरी स्पेस, एक दूसरे के मेमोरी स्पेस में भी एक दूसरे का मेमोरी स्पेस ना यूज करें। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? जो सिस्टम के एकदम करीब हो। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको तो कंप्यूटर तुरंत समझ लेता है, वो 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड होता है। बट हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कंपिलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। बट यहाँ पे ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं, बट मेनली इसको ट्रांसलेशन कहा जाएगा। ओके, कंपाइलेशन देख लेते हैं।
ये भी ठीक है, बट ट्रांसलेशन के अंतर्गत आते हैं ये, कंपिलेशन और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर्स हैं ये। तो इन लैंग्वेजेस अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में था ये। इन लैंग्वेजेस like C, C++ or Java, the source code is first compiled by the compiler into machine code or an intermediate code. This machine code is low-level representation of the program that the computer's CPU can directly execute. Once compiled, the resulting executable file can be run by the computer's operating system. Interpretation क्या है? In language like Python, JavaScript or Ruby, the source code is interpreted by an interpreter. यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए C++, जावा, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है सारी, बट यहाँ पे कंपाइलर का यूज़ करते हैं, यहाँ इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। द सोर्स कोड इज इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये पूरा सोर्स कोड को कंपाइल करता है और सारी प्रोसेस करता है। द इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड line by line and execute it directly, translating each line into machine code or intermediate code on the fly. This allows for more flexibility but can result slower execution compared to compiled language. In both the cases, computer ultimately execute instruction in its machine language. वो केवल 1 और 0 को समझता है, जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। वो सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स दैट द CPU कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली, ठीक है। द हाई लेवल कोड सर्व्स एज ह्यूमन रीडेबल एब्स्ट्रैक्शन दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू दिस मशीन इंस्ट्रक्शन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मशीन कोड लेस देन द सोर्स कोड। देखिए मशीन टाइम, सीधी सीधी बात है, मशीन कोड जो होगा, जो कि लो लेवल लैंग्वेज का कोड होगा, वो डायरेक्टली बिना ट्रांसलेशन के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, दैट्स वाई उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या रीज़न। The execution time of machine code is typically less than the source code for several reasons. पहला रीजन क्या है? डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। compilers often optimize the generated machine code to improve the performance. This optimization can include techniques such as loop unrolling, inlining, and instruction reordering, which can result in more efficient execution compared to the original source code, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन करने में, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं तो उसमें भी टाइम लेता है वो। फिर रिडक्शन ऑफ ओवरहेड्स जो होते हैं उनको भी रिड्यूस किया जाता है। सोर्स कोड में इंक्लूड कंस्ट्रक्ट एंड दैट add overhead during the execution, such as bound checking in high level languages like Python or Java. When compiled to machine code, these overheads can be eliminated or reduced. देखिए जब हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में जो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ओवरहेड रिड्यूस हो जाते हैं और फिर आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है जल्दी से। Platform specific optimization. Machine code can be optimized especially for the target hardware architecture, taking advantage of features like instruction set extensions or hardware accelerators. This level of optimization is not possible at the source code level, which is typically platform independent. ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन होता है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा, ठीक है। और एक कैशिंग, मशीन कोड कैन टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ CPU कैशिंग। CPU कैशिंग होती है विच कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एग्जीक्यूशन टाइम बाय रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस लेटेंसी। सोर्स कोड में नॉट बेनिफिट फ्रॉम कैशिंग। देखिए जो सोर्स कोड होता है उसको कैशिंग का बेनिफिट नहीं मिलता, बट अगर वो उसमें है लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो कैशिंग का यूज़ वहाँ पे करके और जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। सोर्स कोड में नॉट बी गेटिंग टू द सेम एक्सटेंट स्पेशली इफ इट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट इंटरप्रिटेशन और कंपाइलर, ठीक है।
तो ये रीज़न थे मेनली। इसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, सिंपली यही समझने की बात है। आप इतना भी अगर आप जानते हैं तो ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। और ये ऑप्टिमाइजेशन करता है, जैसे कंपाइलर कंपाइल करेगा तो ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उसका एक स्टेज होता है। फिर रिडक्शन ओवरहेड करेगा, ओवरहेड्स को रिड्यूस करेगा। अगर जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा। कैशिंग का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मशीन कोड में कैशिंग का यूज होता है, सीपीयू कैशिंग का। बट यहाँ पे कंपाइलर में जब हम लोग उसको मशीन लैंग्वेज में बदलेंगे तब वो कैशिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, सीपीयू कैशिंग में। उसको बार बार मेमोरी एक्सेस करने के लिए उसकी मेमोरी एक्सेस लेटेंसी को रिड्यूस कर दिया जाता है। वो बार बार वही सेम मेमोरी एड्रेस को फेच नहीं करता है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है। तो इससे टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ रैम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रोम। देखिए, रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग फास्ट एक्सेस फॉर डेटा फॉर रनिंग टाइम, वाइल रोम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही वो है रैंडम एक्सेस, इसमें रैंडमली एक्सेस करना, वहां पे रैम का यूज करते हैं। रोम इज यूज्ड टू स्टोर एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग अप, ठीक है। बूटिंग इंफॉर्मेशन होती है रोम में, फॉर्मवेयर प्रोग्राम उसमें स्टोर होते हैं, उसमें उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। booting up the computer and initializing hardware components. RAM is volatile. यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, RAM is volatile, allows for random access data, whereas ROM is non volatile and typically read only data. हम रीड कर सकते हैं, बस उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और बाकी अगर रैम की बात की जाए तो जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बूट होता है तो वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है रैम से, रोम में, रोम से वो प्रोग्राम बूट करता है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम, जैसे हमारा 4 GB का रैम है तो 4 GB से 2 GB में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और 2 GB हमारे प्रोसेसेस के लिए खाली रहते हैं। तो 2 GB में हम जो चीज़ें ओपन करेंगे वो चीज़ें वहाँ पे जाएंगी, ठीक है। जैसे जो प्रोग्राम हम ओपन करेंगे, जैसे कि हमने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया, नोटपैड ओपन किया, ठीक है, पाई चार्म ओपन किया, तो वो सारा उस 2 GB में वो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये रैम का काम होता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड होता है और तब वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस देखिए, जब सेकेंडरी स्टोरेज में जो चीज़ें रहती हैं, प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम होता है। जब वो रन करने वाइल रनिंग, जब वो उठ के वहाँ से रैम में आ जाता है और वो रन करने लगता है तो वो प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्या है। सेकेंडरी मेमोरी की भाई बहुत जरूरत है, देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग परसिस्टेंट स्टोरेज। भाई जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा डेटा है, उसको रखने के लिए, सिंपली आप समझिए कि आप कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गाने रखते हैं, सॉन्ग्स और इमेजेस स्टोर करके रखते हैं। अगर वो नहीं रहेगा, सिंपली अगर जनरली अगर ये पढ़ने की बात ना सोचा जाए, सिंपली तो बस कहाँ सेव करोगे आप, फिर तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहाँ रहता है, वहाँ से फिर पूरा उठ के वो आता है आपके, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। जब वो बूट होता है तो बूट लोड कर देता है वो ऑपरेटिंग बूट लोडर प्रोग्राम हमारा वो रैम में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन लोगों जो आपका कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग। Secondary memory is essential for providing persistent storage, large storage capacity, data backup and recovery, data sharing and transfer, support for virtual memory and cost-effective storage solutions in computer system. It complements the functionality of primary memory and plays a crucial role in overall system operation and data management. इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस एक तो इम्प्रूव होती है, ठीक है, एक तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। और हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, फिर डेटा बैकअप के लिए, डेटा बैकअप और रिकवरी, डेटा शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र,
सपोर्ट फॉर वर्चुअल मेमोरी। देखिए जब हमारा 4 GB, अभी मैंने बताया 4 GB का अगर आपका रैम है, 4 GB में 2 GB आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 GB में आपके सारे प्रोसेस लोड हो रहे हैं, आपने कोई हैवी गेम खेलना है या हैवी कोई सॉफ्टवेयर रन कराना है तो 2 GB से ज़्यादा उसको स्पेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक वर्चुअल मेमोरी बना लेगा। वो कहाँ से लेगा, वो हार्ड डिस्क से, आप सेकेंडरी मेमोरी से ले लेगा, सेकेंडरी मेमोरी से तो एक बफर बना लेगा, तो उसको बोलते हैं वो वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बस इसके थ्रू सिंपली ये कह सकते हैं, बट चलिए देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स of computer system is facilitated by a combination of buses, interfaces, controllers, and protocols, allowing for seamless interaction and data exchange within the system. Here is general overview of how different components communicate with each other. देखिए अभी बताएंगे। तो मेनली सबसे बस होता है, इंटरफेस, कंट्रोलर्स, प्रोटोकॉल्स। बस मेनली कह सकते हैं बसेस का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। आप अभी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हमने उसमें बस का एग्जांपल बताया था और एक सिटी एनालॉजी से समझाया था बस को, तो वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोसेसर, देखिए सीपीयू, द सीपीयू कम्युनिकेट्स विथ अदर कंपोनेंट्स प्राइमरली थ्रू द सिस्टम बस और फ्रंट साइड बस। ठीक है, इसको फ्रंट साइड बस भी कहते हैं। ठीक है, this bus connects the CPU to other core system components such as RAM, chipset, expansion slots. The CPU also communicates with peripheral devices such as hard drives, SSDs, and graphic cards through specialized bus or interface such as SATA, PCIe, and USB. ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बुक में तो सीधे सिंपल यही बताया गया है कि बस के थ्रू होता है, तो बस आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेमोरीज, मेमोरी कैसे करते हैं, तो मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली थ्रू विद द सीपीयू थ्रू मेमोरी बस। ठीक है, द मेमोरी कंट्रोलर ऑन सीपीयू मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। द सीपीयू सेंड्स रिक्वेस्ट टू रीड from or write to specific memory address, and memory controller facilitates data transfer between the CPU and RAM. ठीक है, इसमें मेमोरी बस का यूज होता है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो सब के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस कम्युनिकेट विद सीपीयू थ्रू द इंटरफेसेस सच एज SATA। ठीक है, फॉर हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव और SSDs इस SATA के थ्रू। ठीक है, ये इंटरफेस होता है। NVMe फॉर SSD जो होता है वो NVMe एंड USB फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ओके, द CPU सेंड्स कमांड्स टू स्टोरेज डिवाइस to read or write data, and storage controller on the device manages data transfer between the storage medium and the CPU। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे करते हैं कम्युनिकेट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, monitors, printers, and networking devices communicate with CPU through specialized interfaces such as USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, and Wi-Fi. These devices typically connect to the motherboard through the port or extension slot, and motherboard facilitates communication between the devices and the CPU। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं पोर्ट के थ्रू, और या फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स उसमें होते हैं, और वो मदरबोर्ड एंड द मदरबोर्ड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द सीपीयू। ठीक है, मदरबोर्ड फैसिलिटेट करता है, मेनली बसेस के थ्रू ही होता है, आप यही समझिए बस। मदरबोर्ड कैसे करता है कम्युनिकेट, यहाँ पे बताया गया है। मदरबोर्ड एक्ट्स एज सेंट्रल हब दैट कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कंटेन्स द सिस्टम बस, इसमें सिस्टम बस होती है, चिपसेट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, एंड द कनेक्टर्स
फॉर अटैचिंग कंपोनेंट सच एज द CPU, रैम, सब इसमें अटैच रहते हैं। मदरबोर्ड का मतलब एक पूरा बोर्ड होता है, उसमें सब कुछ अटैच रहता है पूरा, इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड है। स्टोरेज एंड IO डिवाइसेस, द motherboard routes the data and control signals between different components, facilitating communication and coordination within the system। ठीक है, ये पूरे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। और उसके बाद GPU की बात करें, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU communicates with CPU and system memory through the PCIe bus or dedicated interface such as NVLink or SLI for multi-GPU configuration. The GPU also communicates with the display monitor through interface such as HDMI, DisplayPort or VGA to output the graphical data for the display। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था, जिसमें मेनली हम बसेस कह सकते हैं कि बसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सब में बसेस का ही यूज है और कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब अगला आता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफली राइट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए, हमने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ये पूरा आपका CPU है, आउटपुट डिवाइस है, इसमें प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये पूरा आपका सिस्टम है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, उसके ईच कंपोनेंट के बारे में वीडियो में बताया गया है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? व्हाई द डेटा बस इज द बाई डायरेक्शनल व्हाइल एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। तो सिस्टम बस, इसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखने की ज़रूरत है, प्रीवियस वीडियोस, इसमें क्लियरली बताया गया है ये सारी चीज़ें, देख लेते हैं फिर भी। तो सिस्टम बस सर्व्स एज कम्युनिकेशन पाथवे। ठीक है, ये एक पाथवे की तरह होता है दैट कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिग्नल्स between these components. Its primary role is to provide a means for different parts of the computer to communicate and interact with each other। communicate और interact करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस क्या होता है? द सिस्टम बस एक्ट्स एज सेंट्रल कम्युनिकेशन चैनल, allowing CPU to exchange data and instruction with other components such as memory, input-output and peripheral controllers. It consists of multiple buses including data bus, address bus and control bus, each serving a specific purpose in data transfer process. The system bus ensure efficient and coordinate communication between various hardware components, enabling the computer to execute programs, process data and respond to user inputs। अब यहाँ पे हमारा वो तो हो गया, यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस का प्राइमरी रोल क्या है? ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद आता है बाई डायरेक्शनल डेटा बस एंड यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस। कहेंगे मतलब डेटा बस जो होती है बाई डायरेक्शनल क्यों होती है और एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल क्यों होती है? डेटा बस क्या करती है कि डेटा बस डेटा को ले जाती है। जैसे डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल मीनिंग इट कैन कैरी डेटा इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डेटा और एड्रेस भेजते हैं। ठीक है, तो मीनिंग इट कैन कैरी डेटा इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन CPU एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट। दिस अलाउज अस फॉर ट्रांसफर द डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी एज वेल एज बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, रीजन क्या है? इसके बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ऑन द डेटा बस इज नेसेसरी बिकॉज डेटा नीड्स टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन टू सपोर्ट ऑपरेशंस सच एज रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, राइटिंग डेटा टू मेमोरी एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द CPU एंड पेरिफेरल। देखिए, रीड, राइट और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है, क्योंकि गया सीधा रीड कर लिया, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। रीड के बाद राइट भी वहाँ पे करना है या फिर कोई डेटा पहुँचाना है, वहाँ से डेटा को ले आना है, तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है। डेटा बस तो बाई डायरेक्शनल होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम केवल डेटा पहुँचाते रहेंगे, वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है,
या तो वापस ले आएंगे, वहाँ पहुँचा नहीं पाएंगे, ऐसा ऐसा होता है, फिर दोनों तरफ से फ्लो होता है। ठीक है, एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल मीनिंग इट कैरीज एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक ओनली। ठीक है, ये केवल एड्रेस इन्फॉर्मेशन ले जाती है फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। द सीपीयू सेंड्स मेमोरी एड्रेस over the address bus to specify the location of data to be read from or written to। रीजन क्या है यूनिडायरेक्शनल होने का? एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द सीपीयू इज सोल इंटीरियर ऑफ सोल इनिशिएटर of memory access operations. It sends memory address to indicate where the data should be fetched from or stored to, but the memory, देखिए डेटा के केस में तो ये था कि इट सेंड द मेमोरी एड्रेस टू इंडिकेट, मेमोरी एड्रेस भेजता है कि कहाँ से डेटा फेच करना है या कहाँ डेटा स्टोर करना है। बट मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस डू नॉट नीड टू सेंड द एड्रेस इंफॉर्मेशन बैक टू द सीपीयू। ठीक है, ये एड्रेस इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि मतलब कहाँ पे हमें वो सेव करना है डेटा, कहाँ पे स्टोर करना है या कहाँ से फेच करना है डेटा को। बट जो पेरिफेरल्स होते हैं, सीपीयू क्या करता है, पेरिफेरल्स के पास ऐसा करता है, तो पेरिफेरल्स क्या है, वो वापस से सिग्नल नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है। देयरफॉर ए यूनिडायरेक्शनल बस सिंप्लीफाइज द डिजाइन एंड कंट्रोल मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीज है। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। व्हाई डू स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैव माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? देखिए, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, मेमोरी में रैम रोम और फ्लैश मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स सब होते हैं, काउंटर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कम्युनिकेट, एक तरह से पूरा सिस्टम होता है ये। ठीक है, एंड समटाइम्स एडिशनल फीचर लाइक एनालॉग कंपार्टमेंट और पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर्स। पर्पस क्या है? माइक्रो कंट्रोलर आर डिजाइन फॉर एम्बेडेड सिस्टम एंड एप्लीकेशंस दैट require real-time control such as smart home appliances, industrial automation, automotive system and consumer electronics। ठीक है, इसका पर्पज ये है कि जैसे होम अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमोटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, सिंगल चिप सॉल्यूशन, सिंगल चिप सॉल्यूशन एक सिंगल चिप सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि ये सिंगल चिप सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमें एक ही चिप में सब कुछ मिल जाता है। जैसे आपने देखा ना, सब कुछ ये पर एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। माइक्रो कंट्रोलर्स और ऑफन यूज सिंगल चिप सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग डिवाइसेस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क एंड इंटरफेसिंग विथ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स डायरेक्टली। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, स्टैंड अलोन सीपीयू, इसमें सीपीयू ही होता है बस, सीपीयू दैट लैक्स, देखो केवल सीपीयू होता है, लैक्स बिल्ट इन मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, और ये सब नहीं होते हैं। पर्पस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स आर टिपिकली यूज्ड इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, ये केवल कंप्यूटर में यूज होते हैं, एज पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। ठीक है, दे रिक्वायर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक मेमोरी मॉड्यूल, इसमें सब कुछ जो मेमोरी है, पेरिफेरल्स हैं, आईओ पेरिफेरल्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सब इनको अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कैन मोर फ्लेक्सिबल देन द कंप्यूटेशनल पावर कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर इसके कंपेरिजन में लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसीलिए उसकी प्राइस कम होती है। ठीक है, दे आर सुटेबल फॉर रनिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हैवी सॉफ्टवेयर उस पर रन कर सकते हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर के साथ नहीं ऐसा नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर किसी एक पर्पज के लिए बना होता है, किसी जैसे कि वॉशिंग मशीन में लगा है तो वो केवल वॉशिंग मशीन के लिए बना है, उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से हम लोग कई ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, वाई डू स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैव माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर यही पूछा गया, माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं होता? अगर माइक्रो प्रोसेसर में लगा देंगे तो उसके लिए हमें पूरा अलग से, और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और लगानी पड़ेंगी। स्मार्ट होम अप्लायंसेस टिपिकली रिक्वायर रियल टाइम कंट्रोल, उन्हें रियल टाइम कंट्रोल चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि अब वहाँ कोई बैठ के प्रोग्रामिंग करे। अब आप ओवन आप लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए अब
वॉशिंग मशीन है तो उसमें कोई बैठ के कंप्यूटर का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करे उसमें, ऐसा नहीं चाहिए उसको। उसमें सब चीज़ें सेट रहती हैं, वो चिप रहती है, प्रोग्रामिंग की रहती है, वो ऑलरेडी वो यूज़ करता है, ठीक है। लो पावर कंजम्पशन, इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, लेस कॉस्ट होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है। विच मेक्स माइक्रो कंट्रोलर प्रिफर्ड चॉइस ओवर द माइक्रो प्रोसेसर फॉर एम्बेडेड सिस्टम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू डील विथ व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। सॉरी, अब आप इंटरनेट यूज़ करते टाइम कौन कौन किस तरह के डेटा वाला आप हमारा वीडियो देखेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन का, तो आपको क्लियर होगा कितने तरह के डेटा होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो आप स्वयं खुद से ही आप देखिए कि कितने तरह के डेटा आप इंटरनेट ब्राउज करते टाइम आप फेस करते हैं। इसका एक नोटबुक में अपने लिखिए, कॉपी में, पेन और पेपर पे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। While browsing the internet, you interact with various types of data, including text, image, video, audio, hyperlinks, structured data, स्क्रिप्ट, कुकीज एंड मेटा डेटा, डाउनलोड फॉर्म्स एंड इनपुट। देखिए सारे डेटा मिलते हैं हमें, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सारे मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया टेबल में, टेबल फॉर्मेट में रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, हाइपर लिंक्स हो गई। बट यहाँ पे जैसे मेटा डेटा है, स्क्रिप्ट है, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, बट इसमें कितना चेंजेस होगा और क्या करेंगे वो कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। कैटेगराइज द डेटा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। न्यूज़पेपर है, क्रिकेट मैच स्कोर है, एस्टिमल पेज है, पेशेंट रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल है, ठीक है। तो देख लेते हैं अन्य, यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर जो है अनस्ट्रक्चर्ड है। देखिए उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बट ये अनस्ट्रक्चर्ड है। इस पर कब हम कोई पर्टिकुलर आर्टिकल का मान लीजिए एडिटोरियल्स लिखे हुए हैं न्यूज़पेपर में, तो उसका एक स्ट्रक्चर है, बट कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। और उसके बाद कब उसमें कार्टून ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कब उसमें ऐड दे देंगे, कब क्या करेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग है। क्रिकेट मैच स्कोर, ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। देखिए इसमें प्रॉपर आप अगर आप क्रिकेट मैच देखेंगे, इस समय आप देखेंगे तो IPL मैच देखेंगे या फिर कोई भी देखेंगे, तो उसमें जब स्कोर कार्ड दिया रहता है तो स्कोर कार्ड प्रॉपरली टेबल्ड रहता है, ठीक है, टेबलर फॉर्मेट में रहता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे क्रिकेटर्स का नाम, फिर उसके बाद कितना रन बनाए, कितने एवरेज स्कोर है उसका, कितना किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस टीम से बिलोंग करता है, तो ये रहता है, ये पूरा, इसलिए स्ट्रक्चर डेटा है। फिर HTML पेज, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें टैग्स वगैरह तो एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बट मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। बट ये किस फॉर्मेट में हम इसको चेंज करें, हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस करते रहते हैं इसमें, तो दैट्स वाई दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। पेशेंट रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल, देखिए पेशेंट रिकॉर्ड्स भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है, बट अगर हम देखें तो अगर हम देखें डॉक्टर का, अगर हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो जो वो पूरा पर्चा देते हैं डॉक्टर का, ठीक है, तो उसमें वो लोग क्या है, कैसी हैंड राइटिंग लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बट अगर हम उस पेशेंट की रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी होती है। जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं या फिर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, बट उस स्ट्रक्चर को भी पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो ये इसीलिए सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। होप समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं, नेम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द फॉलोइंग। देखिए ये सारे दिए हुए टू द आउटपुट ऑडियो इंटरटेक्सचुअल डेटा, टू मेक द हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल, टू डिस्प्ले द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, टू इंटर द ऑडियो वेस्ट कमांड, टू बिल्ड 3D मॉडल, टू असिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स इन बाय एंटरिंग डेटा, ठीक है। तो इसमें हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बतानी है कि जैसे ऑडियो इनपुट करने के लिए कौन सा, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट
ऑडियो के लिए स्पीकर या हेडफोन का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट इंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। टू मेक द हार्ड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फाइल प्रिंटर का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर और डिस्प्ले डिवाइस का यूज़ करेंगे। टू इंटर द ऑडियो बेस्ड कमांड माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। 3D मॉडल के लिए 3D प्रिंटर या 3D स्कैनर, 3D स्कैनर भी होते हैं। टू असिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग द डेटा ब्रेल कीबोर्ड यूज़ करेंगे। इसमें ब्रेल कीबोर्ड होता है, ठीक है। अगला आता है आइडेंटिफाई द कैटेगरी। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर प्रोग्रामिंग टूल है। असेंबलर भी प्रोग्रामिंग टूल है। देखिए कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये 3 ट्रांसलेटर होते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। किस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है? ये प्रोग्रामिंग टूल है। सॉरी, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्रामिंग टूल भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, बट टेक्स्ट एडिटर मेनली हम प्रोग्रामिंग से हट के मानेंगे, तो कुछ भी डेटा एंटर करने के लिए टेक्स्ट एडिटर, इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आजकल प्रोग्रामिंग करते हैं तब भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामिंग टूल यूज हो रहा है। देखिए टेक्स्ट एडिटर 2 तरह से यूज हो रहा है, प्रोग्रामिंग टूल यूज हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट मेनली जनरली किसी को क्या पता कि आप प्रोग्रामर हो या फिर क्या हो, तो वो टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ होता है, इसलिए इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो उस वीडियो को लाइक करिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए